नमस्ते, मैं हूं किशोर अजवाणी। लद्दाख में चीन की सेना को लात पड़ी तो अब उसकी आंख अरुणाचल प्रदेश पर गड़ी है। लद्दाख की तरह अरुणाचल प्रदेश के सुनसान इलाकों में चीनी सैनिकों के घुसपैठ करने और भारत के जमीन हड़पने की साजिश की भनक लग चुकी। खबर है कि चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के अपर सुबनसिरी जिले में LAC के बहुत नजदीक पहुंचने लगे हैं। कुछ इलाकों में पहुंच भी गए हैं। इसकी पोल चीन के सैनिकों ने 5 सितंबर को अपनी करतूतों से खोल दी थी। अरुणाचल प्रदेश के जिस इलाके में चीन की सेना की हलचल बढ़ी है, उसी इलाके से 5 सितंबर को अरुणाचल प्रदेश के 5 युवकों को चीन की सेना ने अगवा किया था। तब यह माना जा रहा था कि चीन की सेना सामान्य गश्त के दौरान उनको उठा ले गई थी, लेकिन अब साफ हो गया है कि यह सामान्य गश्त नहीं है। चीन अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर लद्दाख जैसी ही साजिश रचने में जुटा है। उस इलाके को फिश टेल 1 और फिश टेल 2 के नाम से जाना जाता है। फिश टेल 1 और फिश टेल 2 समंदर की सतह से करीब 2000 मीटर ऊंचाई पर यह इलाका है, जहां नदियां, घने जंगल, बर्फीले पहाड़, इनके अलावा कुछ नहीं है। वहां गश्त के लिए सेना के जो जवान जाते हैं, उन्हें भी 50 किलोमीटर पैदल चलना पड़ता है। रास्ते के नाम पर सुबनसिरी नदी की 2 सहायक नदियां हैं, जिनके किनारे किनारे ही जाया जा सकता है। चीन की तरफ जो इलाका है वो भी ऐसा ही है। चीन की सड़क LAC के इस हिस्से में 30 किलोमीटर पहले ही खत्म हो जाती, लेकिन अब चीन की हलचल भारत की सीमा से 20 किलोमीटर दूर हो रही है। मतलब यह कि चीन की सेना अरुणाचल प्रदेश की तरफ बढ़ चुकी। यह चीन का एक और विश्वासघात है। 2018 में चीन के वुहान शहर में जब प्रधानमंत्री मोदी और शी जिनपिंग की मुलाकात हुई थी, उसके बाद दोनों देशों ने तय किया था कि वो अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर गश्त के दौरान गलतफहमी पैदा करने से बचेंगे। अगर ऐसी नौबत आई तो दोनों देशों के सैन्य अधिकारी बातचीत करके विवाद सुलझाएंगे, यह तय हुआ था। फिर चीन की सेना वहां जमावड़ा क्यों बढ़ा रही है? शी जिनपिंग का इरादा क्या है? यह सब समझने के लिए लद्दाख से अरुणाचल प्रदेश तक चीन की रणनीति का इतिहास, भूगोल देखना जरूरी है। एक ब्रेक लेते हैं, लौटेंगे तो बात करेंगे चीन युद्ध की धमकी देकर अपना डर मिटा रहा है या फिर सचमुच युद्ध पर आमादा है। अरुणाचल प्रदेश में चीन के विश्वासघात का जवाब देने के लिए भारतीय सेना की तैयारी भी बताएंगे, ब्रेक के बाद। LAC यानी लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन की सेना हूबहू 1962 की तरह साजिश रचने में जुटी है। 58 साल पहले भी झड़प की शुरुआत लद्दाख से हुई थी और चीन का हमला अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर हुआ था। उसे तब नेफा यानी नॉर्थ ईस्टर्न फ्रंटियर एरिया कहा जाता था। 1962 में अरुणाचल प्रदेश में नामकाचू नदी के किनारे चीन की सेना का जमावड़ा भी सितंबर के महीने में ही शुरू हुआ था। तब सितंबर के दूसरे हफ्ते में भारत को चीन की साजिश की भनक लगी थी और जवाबी कार्रवाई के लिए भारतीय सेना के जवानों ने मोर्चा संभालना शुरू कर दिया था। अभी सितंबर का दूसरा हफ्ता बीता है और खबर है कि अरुणाचल प्रदेश में सुबनसिरी नदी के आसपास के इलाके में चीन की सेना की हलचल तेज हो गई। माना जा रहा है कि लद्दाख में अपनी हालत खस्ता देखकर चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी ने अरुणाचल प्रदेश के सबसे पूर्वी छोर पर नजर गड़ाई, जहां भारी हथियार पहुंचाना तो दूर, गश्त के लिए सैनिकों की टुकड़ी भेजना भी आसान नहीं होता। वहां दुर्गम हालात सिर्फ भारत के लिए नहीं है, चीन की सेना का बुनियादी ढांचा भी वहां खस्ताहाली है। फिर भी चीन सैनिकों की संख्या बढ़ाकर अरुणाचल प्रदेश में जमीन हड़पने का पुराना हथकंडा आजमाने में जुटा है। अरुणाचल प्रदेश के आसफिला और फिशटेल इलाके में LAC यानी भारत और चीन की सरहद विवादित है। उसी का फायदा उठाकर 1959 में चीन की सेना करीब 10 किलोमीटर अंदर घुसाई, उसे चीन का हिस्सा बताने लगी। उस इलाके में चीन की सेना बाद में भी घुसपैठ करती रही, हालांकि विवाद समय रहते सुलझा लिया जाता था। 2018 में प्रधानमंत्री मोदी के सामने वुहान में चीन ने वादा किया था कि अरुणाचल प्रदेश की सीमा पर विवाद को आपसी सहमति से सुलझा लिया जाएगा। यह भी चीन का फरेब साबित हुआ। पिछले साल अरुणाचल पूर्व के बीजेपी सांसद तापिर गाव ने बताया था कि वहां चांगलांग इलाके में चीन की सेना लगातार घुसपैठ कर रही है और उसने एक पहाड़ी नाले पर लकड़ी का पुल भी बना लिया है। चांगलांग वही इलाका है
जिसे सेना फिश टेल कहती है। हालांकि तब चीन अपनी साजिश छिपाने के लिए भारत पर ही आरोप लगाने लगा था। पिछले साल दिसंबर में चीन की सेना ने बहुत शोर मचाया कि भारत ने आसफिला और फिश टेल में गश्त बढ़ा दी है। अब उसी इलाके में चीन की सेना का जमावड़ा बढ़ रहा है। शक यही है कि चीन की सेना लद्दाख में नाकाम होने के बाद अरुणाचल प्रदेश की तरफ से घात लगाने की कोशिश कर सकती है। सर्दियों की आहट से सहमा चीन। बर्फ में जम जाने से डरे चीन के सैनिक। सर्दियों के मुताबिक चीन ने बदली चाल। भारत के खिलाफ नए मोर्चे खोलने की तैयारी। चीन पहले गलवान में मुंह की खाया, फिर पैंगोंग में उसकी पिटाई हुई। इसके बाद भी वो नहीं माना तो भारत ने ब्लैक टॉप, चुशूल, मुखपारी और ऐसी कई जगहों पर चीन को पटखनी दी। लगातार हुई हार से एलएसी ही नहीं बल्कि बीजिंग तक खलबली मच गई। चीन ने इस हार का बदला लेने की भी कई कोशिश की, लेकिन वो भी कामयाब ना हो सकी। लद्दाख में एलएसी पर भारतीय सेना से लगातार मिल रही हार के बाद से चीन के सैनिकों के हौसले पस्त हैं। लेकिन चीन के सामने सबसे बड़ी परेशानी का सबब यह है कि सर्दियों का मौसम शुरू होने को है और ऐसे में एलएसी की सर्दियां उसके सैनिक बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। एलएसी पर जिस तरीके के हालात बने हुए हैं उससे चीन के सामने एक और मुसीबत खड़ी हो रही है कि आखिर इस तरीके के माहौल और ठंड में उसके सैनिक भारतीय सेना का मुकाबला कैसे कर पाएंगे। लिहाजा सर्दियों की शुरुआत से पहले ही बौखलाए चीन ने भारत के खिलाफ कई नए मोहरे चलने शुरू कर दिए हैं। चीन अच्छी तरह से समझ चुका है कि इस बार एलएसी पर भारतीय सेना सर्दियों में भी डटी रहेगी और उसके लिए यह कर पाना मुमकिन नहीं है। इसलिए उसने पैतरा बदलते हुए एलएसी पर उन जगहों पर भारत को उलझाने की कोशिश शुरू कर दी है जहां लद्दाख से लगने वाली सीमा के मुकाबले कम सर्दी पड़ती है। दरअसल भारत और चीन की सीमा लद्दाख के अलावा हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश से मिलती है। यह सीमा करीब 4056 किलोमीटर की है। चीन पिछले करीब 4 महीने से लद्दाख से लगी भारत की सीमा पर रोज नए विवाद कर रहा है, लेकिन कामयाबी नहीं मिली और अब सर्दियां आने वाली हैं तो उसने भारत के खिलाफ अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड को विवाद का नया अड्डा बनाने की कोशिश की। न्यूज़ 18 को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक चीन ने अरुणाचल प्रदेश और उत्तराखंड में सैन्य हलचल तेज कर दी है और अरुणाचल प्रदेश में चीन के सैनिक सीमा के काफी करीब आ गए हैं। इसके साथ ही चीन उत्तराखंड में भी भारत से लगने वाली सीमा पर ऐसी ही साजिश रच रहा है। इसके पीछे उसकी सोची समझी चाल है, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश में लद्दाख के मुकाबले कम बर्फबारी होगी और चीन सर्दियों में लद्दाख में भारत से उलझने से बचने के लिए अरुणाचल प्रदेश में भारत को उलझाने की कोशिश में है। इसके लिए ही उसने अरुणाचल प्रदेश में एक नया मोर्चा खोलने की तैयारी शुरू कर दी है। न्यूज़ 18 की ग्राउंड रिपोर्ट के मुताबिक चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश में भारत से लगने वाली सीमा के काफी करीब आने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसके लिए जरूरी साजो सामान तेजी से इकट्ठा किए जा रहे हैं।
खुफिया रिपोर्ट के मुताबिक अरुणाचल प्रदेश में LAC के आसपास चीन की सेना की हलचल तेज हो गई है। चीन के सैनिक अरुणाचल प्रदेश के असाफिला, फिशटेल 2, टूटिंग और चांगजा में LAC पार अपना ठिकाना बनाने में लगे हुए हैं। ये इलाके भारतीय सीमा से 20 किलोमीटर की दूरी पर हैं। चीन की इस हरकत से साफ हो जाता है कि वो आने वाले वक्त में अरुणाचल प्रदेश में भी लद्दाख जैसी हरकत कर सकता है, यहां जैसे हालात बना सकता है। वो भारतीय सेना को अरुणाचल प्रदेश में तब तक फंसाए रखना चाहता है जब तक वो अपने उन सैनिकों को वापस लद्दाख में न भेज दे जिन्हें सर्दियों में बर्फबारी के चलते उसे वापस बुलाना पड़ेगा। अरुणाचल प्रदेश में चीन की हरकतों से यह साबित हो जाता है कि वो सर्दियों में लद्दाख से हटने के बाद भारतीय सेना को उलझाने की साजिश रच रहा है। चीन की साजिश की पड़ताल में यह भी सामने आया कि चीन ने अरुणाचल प्रदेश में उन इलाकों को भी चुन लिया है जहां वो विवाद को हवा देना चाहता है। अरुणाचल प्रदेश में चीन की साजिश पर न्यूज 18 की पड़ताल में यह सामने आया कि चीन यहां घुसपैठ की कोशिश में है। चीन अरुणाचल प्रदेश में बिना आबादी वाली किसी जगह की तलाश कर रहा है। वो LAC के आसपास भारतीय क्षेत्र में किसी शांत और निर्जन इलाके को अपने कब्जे में लेना चाहता है। चीन की चाल ये है कि एक जगह पर कब्जा करने के बाद पूरी सर्दियों में इस विवाद को खींचा जाए। चीन भारत को डराना चाहता है। चीन का यह मकसद है कि वो अपनी सैन्य ताकत दिखाकर भारत को डरा सके, लेकिन भारत LAC के किसी भी सेक्टर पर चीन का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए तैयार है। सर्दियों की आहट होते ही सीमा पर चीन का डर इस कदर बढ़ गया है कि वो एक तरफ तो भारत को उलझाने के लिए नया मोर्चा खोलने की कोशिश कर रहा है, तो दूसरी ओर वो लद्दाख में अपने सैनिकों की संख्या में लगातार इजाफा करता जा रहा है। न्यूज 18 को मिली रिपोर्ट के मुताबिक चीन ने लद्दाख सीमा पर अब 52,000 सैनिक तैनात कर दिए हैं। सिर्फ दक्षिण पैंगोंग इलाके में ही उसने 10,000 सैनिक उतार दिए हैं। पिछले महीने यानी अगस्त में लद्दाख सीमा पर चीन के 36,000 सैनिक थे, लेकिन सितंबर शुरू होते ही उसने इस पूरे इलाके में 15 नई बटालियन तैनात कर दी। चीन की हर बटालियन में करीब 1,000 सैनिक होते हैं। चीन LAC पर सैनिकों की संख्या बढ़ाने के साथ साथ हथियार और गोला बारूद भी तेजी से जमा कर रहा है। यही नहीं, उसने लद्दाख से लगने वाली सीमा पर जगह जगह सैन्य अभ्यास भी शुरू कर दिया है। चीन की ये तैयारियां बताती हैं कि वो भारत के खिलाफ अपना कोई बड़ा मंसूबा अंजाम देने की कोशिश में है और सर्दियों को देखते हुए वो अपनी रणनीति पूरी तरह से बदल रहा है। चीन कहीं ना कहीं युद्ध की तैयारी कर रहा है, लेकिन भारत घबराने वाला नहीं है। भारत ने साफ कर दिया है कि अगर युद्ध की नौबत आएगी तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। सर्दियों से सहमत चीन इस कोशिश में भी है कि भारतीय सेनाओं को अपने आक्रामक रुख से डराया जाए, ताकि भारतीय सेना भी सर्दियां शुरू होते ही LAC के ऊंचाई वाले इलाकों से नीचे चली जाए। इसके लिए चीन सीमा पर लगातार हमारे सैनिकों को उकसा रहा है। 29-30 अगस्त की रात को दक्षिण पैंगोंग के इलाके से चीन की सेना ने भारतीय इलाकों में घुसपैठ करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय सेना के जवानों ने उसके मंसूबे पर पानी फेर दिया। इस वारदात के महज एक हफ्ते बाद चुशूल के इलाके में चीन के सैनिकों ने फिर से घुसपैठ की कोशिश की, लेकिन इस बार जब भारतीय सेना ने उनको रोका तो चीन के सैनिकों ने हवाई फायरिंग की। ये फायरिंग पिछले 45 साल में पहली बार हुई थी, लेकिन चीन के सैनिक यही नहीं रुके। चीन की हरकतों पर अब जो ताजा रिपोर्ट सामने आई है, उसके सैनिकों ने दक्षिण पैंगोंग के इलाके में ही हवाई फायर कर भारत को उकसाने का काम नहीं किया था, बल्कि इससे भी गंभीर और बेहद संगीन वारदात उत्तरी पैंगोंग में अंजाम दी गई। उत्तरी पैंगोंग के इलाके में चीन ने 8 सितंबर को फायरिंग की। यह फायरिंग चुशूल सेक्टर में हुई फायरिंग की वारदात से ज्यादा बड़ी थी। चीन के सैनिकों ने यहां 100 राउंड से ज्यादा फायर किए, जिसका भारतीय सेना ने भी मुंहतोड़ जवाब दिया। फायरिंग की यह वारदात फिंगर 3 और फिंगर 4 के इलाके में हुई। पहले चुशूल फिर उत्तरी पैंगोंग में चीन के फायरिंग कर भारत को उकसाना यह बताता है
कि चीन यहां बुरी तरह बौखलाया हुआ है और सर्दी आता देख उसकी बौखलाहट बढ़ती जा रही है। चीन के सैनिक यहां की ऊंची ऊंची पहाड़ियों पर बर्फबारी के दौरान पेट्रोलिंग करने के लिए नहीं रुक सकते हैं। ऐसे में उसकी कोशिश है कि वो भारत के सैनिकों को भी सर्दियों से पहले ऊंचे इलाकों से हटा दें, लेकिन वो हर बार नाकाम हो रहा है। पेंगोंग के दक्षिण में भारतीय सेना ने जिस प्रकार चीनी सेना को घेरा है, इससे चीन बुखलाया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। चीन बुखलाया ही नहीं, छटपटा रहा है। चीन किसी तरह भी इस घेरे से निकलना चाहता है। एलएसी पर भारत के साथ विवाद को हवा देने का फरमान सीधे राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने दिया था। वो सीमा विवाद को सुलझाकर अपने घरेलू विवाद से बचना चाहते थे, लेकिन भारत के करारे जवाब से ये चाल उन्हें उल्टी पड़ गई। अब सीमा पर चीनी सैनिकों की हार ही चीन में घरेलू मुद्दे जैसा हो गया है और शी जिनपिंग से इस हार पर सवाल हो रहे हैं, लेकिन शी ने चुप्पी साध ली है। चीन जब मई में लद्दाख में चोरी छिपे घुसपैठ करने की कोशिश कर रहा था, तब उसे अपनी ताकत पर बड़ा घमंड था। सबसे बड़ी सेना, नए नए हथियार, तिब्बत में एलएसी तक सड़कें बनाकर चीन यही समझ रहा था कि उसकी दादागिरी काम कर जाएगी। तिब्बत में चीन की सेना के जो सबसे बड़े कमांडर हैं, वो शी जिनपिंग के बड़े भरोसे के अफसर हैं। उनकी सलाह मानकर शी जिनपिंग ने लद्दाख में घात लगाने को हरी झंडी दे दी। लेकिन यह दांव चीन पर बहुत भारी पड़ा। गलवान घाटी में भारतीय सेना ने पीपल्स लिबरेशन आर्मी का हौसला तोड़ दिया। फिर पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर चीन के सैनिकों को खदेड़कर यह भ्रम भी तोड़ दिया कि चीन की सेना बड़ी बलवान है। अब हाल यह है कि चीन की सेना की साख बचाने के लिए वहां की सरकारी मीडिया की मदद लेनी पड़ रही। एक दिन पहले जब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने संसद में बताया कि भारत एलएसी पर हर तरह से तैयार है, तो चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के मुखपत्र ग्लोबल टाइम्स के मुख्य संपादक हू शिजिन ने छोटे से आर्टिकल में बड़ी डींग हाँकी। उनके आर्टिकल का टाइटल था चाइना रेडी फॉर पीस एंड वॉर, यानी चीन शांति के लिए तैयार है और युद्ध के लिए भी। उन्होंने आरोप लगाया कि भारत की राष्ट्रवादी ताकतें जिद पर अड़ी हैं, इसलिए पीपल्स लिबरेशन आर्मी यानी चीन की सेना भारत की सीमा पर अपनी तैनाती बढ़ा रही है। चीन का मीडिया जब लद्दाख में अपनी सेना के पस्त हौसले में जोश भरने की कोशिश कर रहा था, उसी समय यह खबर भी आई कि चीन की सेना और वायुसेना दोनों के होश उड़े हुए। शी जिनपिंग ने अपनी सेना को यह समझाकर भेजा था कि उनकी मदद के लिए चीन की वायुसेना पूरी तरह तैयार। अब पता चला कि चीन की वायुसेना को यही नहीं सूझ रहा कि लद्दाख बॉर्डर की ऊंचाई पर लड़ेंगे कैसे। सैटेलाइट से मिली तस्वीरों और चीन के सोशल मीडिया से पोल खुली कि चीन की वायुसेना अब रेत का मॉडल बनाकर भारत से लड़ाई की रणनीति बना रही है। वहीं लद्दाख के पास मई से ही तैनात चीन के सैनिकों को सांप सूंघ गया है कि 15 दिन बाद जब वहां तापमान 0 से भी 20 डिग्री नीचे चला जाएगा, तब उनका क्या होगा। चीन ने अपनी सेना को सर्दी से बचाने वाले कपड़े और जूते तो दे दिए, लेकिन सर्द मौसम में लड़ना नहीं सिखा पाई है। वहीं भारतीय सैनिक 36 साल से सियाचिन में प्रैक्टिस ही कर रहे हैं कि बर्फीले तूफान में भी दुश्मन के सिर पर काल बनकर कैसे टूटा जाता है। सेना ने पेंगोंग पर घुटने टेके। सर्दियों से पहले ही चीन की सेना का फूला दम। सर्दी की आमद देख सहमी चीन की सेना। सर्दी से लड़ने के लिए चीन की ट्रेनिंग। चीन ने बनाया नकली लद्दाख।
युद्ध नीति में हारने के बाद चीन कूटनीति आजमाने की कोशिश कर रहा है। चोटियों पर बैठा चीन जब चोटिल होकर धूल चाट चुका है, तो अब तो शक्ति प्रदर्शन ही उसका आखिरी सहारा बचा है। उसके सैनिक पेंगोंग झील पर साजो सामान के साथ डेरा डालकर बैठ तो गए, लेकिन भारत की सेना ने 29-30 अगस्त की रात 2 घंटे से भी कम की कार्रवाई में चीन के सैनिकों को चोटियों से उठाकर स्पंगुर झील की तलहटी में पटक दिया। चीन की सेना का सारा साजो सामान धरा का धरा रह गया और अब तो वो तिब्बत के पठारों में बारूद बरसाकर प्रोपोगेंडा वीडियो बना रहा है। चीन के सैनिकों की ज्यादा गिनती, उसकी सामरिक ताकत और उसके हथियारों की लंबी चौड़ी नुमाइश को देखकर लगता था कि चीन की सेना से लोहा लेना मुश्किल है, लेकिन भारतीय सेना ने अपने पराक्रम से इस मिथक को मिटाकर रख दिया है। भारतीय सेना ने साबित कर दिया है कि चीन अपनी ताकत की जिस तरह से नुमाइश करता है वो सब सिर्फ दिखावटी है। चीन के सम्राट किन शी हुआंग का मकबरा जब बनाया गया तो उसमें मिट्टी की मूर्तियां दफनाई गई थी, जिन्हें टेराकोटा वॉरियर्स कहा जाता है। पेंगोंग झील पर डेरा डाले बैठी सेना वही मिट्टी की मूर्ति यानी टेराकोटा वॉरियर साबित हुई है, क्योंकि चीन की सेना 1962 से जिन चोटियों पर अपना हक जता रही थी, वो चोटियां भी उसके हाथ से निकल गईं और चीन टेराकोटा वॉरियर्स के हथियारों का जखीरा मोल्डो में धरा रह गया। अब भारतीय सेना रेजोंगला और रेकिनला की उन चोटियों पर सवार हो चुकी है, जहां से चीन की हर हरकत साफ देखी जा सकती है और अगर चीन आगे बढ़ने की कोशिश करे तो उसे ध्वस्त किया जा सकता है। जब से चीन के हाथ से ये अहम पहाड़ियां निकली हैं, चीन के सैन्य अधिकारियों को समझ आ गया है कि ठंडे रेगिस्तान और तीखी चोटियों पर भारत से पार पाना चीन के सेना की वश की बात नहीं, क्योंकि चीन की सेना को इस बेरहम मौसम में जीना तो दूर, सांस लेने तक की आदत नहीं है। चुशूल सब सेक्टर में भारतीय सेना के हाथों मात खाने के बाद चीन को इस बात का एहसास हो गया है कि ऊंची पहाड़ियों में भारतीय सेना से लड़ना खासा मुश्किल होगा और यही वजह है कि चीन ने अब अपने सैनिकों को एक विशेष तौर पर ट्रेनिंग देने का एक प्लान तैयार किया है। चीन जानता है कि सर्दियां आने को है और उसके सैनिक इस तरीके के माहौल में बेरहम सर्दी में रहने के बिल्कुल आदी नहीं है। लिहाजा चीन ने फैसला लिया है कि वो अपने सैनिकों को गलवान, लद्दाख और पेंगोंग त्सो जैसे टेरेन में ट्रेनिंग देगा। गलवान झड़प में चीन को 60 सैनिक गंवाने पड़े और पूरी दुनिया से सच छिपाने के बाद भी चीन की इंटरनेशनल बेइज्जती हो ही गई। पेंगोंग के दक्षिणी इलाके में घुसपैठ के इरादे से आए उसके सैनिकों को सिर पर पैर रखकर भागना पड़ा और रातों रात भारतीय सेना ने अपना परचम फहरा दिया। भारत से लगातार मुंह की खाने वाला चीन अपने सैनिकों को नए सिरे से ट्रेनिंग दे रहा है। ऐसा कर चीन अपने सैनिकों को ट्रेनिंग के दौरान उसी इलाके का अभ्यस्त बनाना चाह रहा है जहां उसे अपने सैनिकों को जंग के लिए उतारना है। चीन ने अपने सैनिकों को ट्रेनिंग देने के लिए ऐसी जमीन तैयार की है जैसी LAC के नजदीक है। यह चीन के नकली लद्दाख की तस्वीर है और ये नकली गलवान घाटी मौजूद है चीन के उत्तर पश्चिम प्रांत निंगशिया में LAC से करीब 2500 किलोमीटर दूर। निंगशिया को देखने से लगता है कि हम लद्दाख के ही किसी हिस्से में हैं। वैसे ही पहाड़, घाटियां, झील और लगभग लद्दाख से मिलते जुलते भौगोलिक हालात। इसी इलाके में चीन ने तैयार किया है नकली लद्दाख। इस सैटेलाइट इमेज में एक चौकोर जगह दिख रही है, यही है चीन का वो नकली लद्दाख जहां सैनिकों को पहाड़ों पर जंग लड़ने की बेसिक यानी शुरुआती ट्रेनिंग देने का मॉडल तैयार किया गया है। इस मॉडल की लंबाई 900 मीटर और चौड़ाई 700 मीटर रखी गई है। सैटेलाइट इमेज में साफ दिख रहा है कि यहाँ पर्वत श्रृंखला है, जैसे भारत के लद्दाख में
दूर दूर तक हिमालय की पर्वत श्रृंखला है। चीन के निंगशिया में झील भी दिख रही है। इसका आकार भी कुछ लद्दाख के पेंगोंग झील की तरह ही है। इस सैटेलाइट इमेज के बाद इस मॉडल पर तैनात चीन की सेना की असली तस्वीर देखिए। यह है वो नकली लद्दाख जहां पर चीन की असली सेना की एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर हैं। इसमें साफ साफ लद्दाख जैसा मॉडल नजर आ रहा है। इस सैंड यानी रेत के बने मॉडल पर कई पहाड़ हैं। लाल और पीली रंग की लाइनें खींची गई हैं। इस तस्वीर में ब्लू ड्रेस पहने लोग नजर आ रहे हैं। दरअसल ये चीन के एयरफोर्स के जवान हैं। ये तस्वीरें चीन की सेना की ट्रेनिंग के दौरान ली गई हैं। इन तस्वीरों से साफ है कि चीन आने वाले मौसम की तैयारी कर रहा है और अपने सैनिकों को लद्दाख के बीहड़ में जाने की ट्रेनिंग दे रहा है। चीन युद्ध की तैयारी कर रहा है। चीन की सबसे बड़ी कमी यह है कि चीन को ऐसी ऊंचाइयों पर लड़ने की अभ्यास नहीं है। शायद इसी को पूरा करने के लिए उसने लद्दाख का रेप्लिकेट करके एक ऐसा ट्रेनिंग एरिया बनाया है जहां पर अपने सैनिकों को लद्दाख की पहाड़ियों जैसी पहाड़ियों पर चढ़कर हमला करने की कोशिश या हमला करने की प्रैक्टिस दी जाए। चीन की सेना से एलएसी पर जितनी भी झड़पें हुई वो गर्मियों के सीजन में हुई। चीन जानबूझकर लद्दाख में तनाव बढ़ाने के लिए गर्मियों का सीजन चुनता है। इस साल 5 मई को पेंगोंग में जब चीनी सेना ने तनाव बढ़ाया तो गर्मियों का मौसम जारी था और उस वक्त सबसे कम तापमान 3 डिग्री सेल्सियस रहता है। इसी तरह 2018 में जब चीन के सैनिक डेमचौक में घुसे तब भी मई का महीना था और यही हालात थे। इसी तरह 2013 में भी चीन ने देप्सांग में तनाव बढ़ाने की योजना बनाई तो अप्रैल का अंत और मई महीने को ही चुना ताकि हालात उसके लिए आसान रहें। अब तक होता यह आया था कि चीन के साथ सीमा पर बढ़े तनाव को बातचीत के जरिए 2 से 2.5 महीनों में यानी सर्दियों के आने से पहले सुलझा लिया जाता था। लेकिन अब अहम चोटियां गंवाने के बाद चीन लद्दाख से लौटे तो क्या मुंह लेकर। इसीलिए उसका सरकारी मीडिया कह रहा है कि सर्दियां इस एलएसी पर ही बीतेंगी। लेकिन चीन को जरा भी अंदाजा नहीं है कि यहाँ सर्दियों का मौसम कितना जानलेवा हो सकता है। भारतीय सेना 80 के दशक से भरी सर्दियों में भी इस मौसम में जीना जानती है। भारतीय सेना के अधिकारी जानते हैं कि यहाँ जीना कितना मुश्किल है। हाई एल्टीट्यूड में ऑक्सीजन की अभाव की वजह से यहाँ पे हाई एल्टीट्यूड पल्मोनरी एडिमा दैट इज लंग्स में पानी भर जाता है और हाई एल्टीट्यूड सेरेब्रल एडिमा जिसमें दिमाग में पानी भर जाता है, ये जानलेवा होती है। एंड इनको हमको इवैक्यूएट करने के लिए हमारे पास ये जो पीछे हैपो बैग दिख रहा है आपको, ये स्पेशलाइज्ड बैग है जिसमें हम प्रेशराइज करके हेलीकॉप्टर से आगे हाई एल्टीट्यूड पोस्ट से हम अपने पीछे वाले अस्पताल में पेशेंट को इवैक्यूएट करते हैं। चीन की सेना को इतनी ज्यादा ऊंचाई और इतनी ज्यादा सर्दी में रहने की आदत नहीं है, यानी आने वाली सर्दी चीनी मिट्टी की सेना के लिए बहुत बड़ा संकट लाने वाली है। और भारतीय सेना युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, चाहे वह लद्दाख में हो या अरुणाचल में हो या उत्तराखंड में हो। भारतीय सेना ने मोर्चा संभाल लिया है और भारतीय सेना चीन को मुंह तोड़ जवाब देने के लिए तैयार बैठी है। चीन भले लद्दाख के नकली मॉडल पर युद्धाभ्यास करे, लेकिन असली रणभूमि में चीन की सेना उसी तरह फेल साबित होगी जिस तरह बीते 5 महीने में होती आ रही है। यह सच्चाई है कि लद्दाख में चीन का घमंड और गलतफहमी दोनों टूट चुकी हैं। पेंगोंग झील के दक्षिणी छोर पर चीन ने जिस ब्लैक टॉप पहाड़ी पर अवैध कब्जा कर रखा था, वहां अब तिरंगा लहरा रहा और भारतीय सेना के जवान मोर्चा संभाले बैठे। लद्दाख से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक पूरी एलएसी पर चीन को मुंह तोड़ जवाब देने की तैयारी पूरी हो चुकी है। भारत ने अपना इरादा भी जाहिर कर दिया है कि तनाव चीन ने भड़काया तो पीछे भी उसे ही हटना पड़ेगा। अब तक भारत की सेना सर्दियों में लद्दाख की अग्रिम चौकियों से पीछे हट जाती थी, वहां गश्त की जिम्मेदारी आईटीबीपी संभालती थी। चीन इसी मुगालते में था कि चूंकि एलएसी पर सर्दियों में मोर्चा संभालने के लिए भारत की सेना के पास संसाधन नहीं है, इसलिए वो ज्यादा दिन तक टिक नहीं पाएगी। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स जुलाई के महीने से ही शेखी बगार रहा था कि सर्दियां आने दो,
फिर पता चलेगा। लद्दाख में सितंबर का महीना बीतने के साथ ही तापमान 0 से भी 20-30 डिग्री तक नीचे चला जाता है, माइनस। अक्टूबर आते आते वहां बर्फ पड़ने लगती, राशन पानी पहुंचाने के रास्ते भी बंद हो जाते हैं। वहीं याद दिलाकर चीन की सेना अपने युद्ध अभ्यास का वीडियो जारी कर रही थी। मंशा यह दिखाने की थी कि भारत की सेना चीन के हथियार और मौसम की मार का एक साथ सामना नहीं कर पाएगी। इसका जवाब अब चीन को मिल चुका है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एक दिन पहले ही देश को भरोसा दिया था कि लद्दाख में न तो राशन की कमी है, न हथियार की, न ही सैनिकों के लिए जरूरी सुविधाओं की। पहले जरूर थोड़ी कमी थी, लेकिन मई के बाद लेह में सेना के गोदाम भर दिए गए हैं। एलएसी पर भारतीय सेना की चौकियों में बेहतरीन टेंट पहुंचा दिए गए हैं, जिन पर बर्फ और बारिश का कोई असर नहीं होता। जरूरत पड़ने पर और सैनिक और हथियार पहुंचाने के लिए वायुसेना के माल ढोने वाले विमान तैयार हैं। लेह और आसपास हवाई पट्टियां दुरुस्त हैं। और हां, कारगिल की बर्फीली चोटियों पर आग उगलने वाली बोफोर्स तोप भी लद्दाख में तैनात हो चुकी है। आसमान से आग बरसाने के लिए सुखोई और रफाल तो रोज वहां मंडरा ही रहे हैं। सेना और सरकार की रणनीति वही है जो पाकिस्तान को जवाब देने के लिए बनाई गई है। पहली गोली भारतीय सैनिक नहीं चलाएंगे, और दुश्मन की तरफ से पहली गोली चली तो फिर जवाब देते वक्त गोलियां नहीं गिनेंगे। ये लद्दाख क्षेत्र का सबसे बड़ा आयुध डिपो है। अब की बार चीन से आर पार। युद्ध के लिए भारत के शूरवीर तैयार। राशन, साजो सामान, गोला बारूद सब तैयार। चीन का सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स भारत को सर्दियों की धमकी दे रहा है। उसका दावा है कि चीन की सेना -60 डिग्री सेल्सियस के टेम्परेचर में एलएसी पर डटे रहने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन सच तो यह है कि चीन की सेना को ऐसे सर्द मौसम में रहने का कोई तजुर्बा नहीं है। भारतीय सेना ने पूरी सर्दी उन चोटियों पर बिताने का मन बना लिया है जो चीन के अधिकार से छीन ली गई हैं, और अब अपनी सीमाओं की रक्षा के लिए सर्दी के कठोर मौसम में युद्ध भी करना पड़ जाए तो उसकी भी पूरी तैयारी कर ली गई है। सैनिकों को ठंड से बचाने के लिए गर्म टेंट का बड़े पैमाने पर इंतजाम कर लिया गया है। इसके साथ ही बर्फबारी और ठंड से बचाने वाले सूट के साथ साथ माउंटेनियरिंग के साजो सामान चोटियों पर तैनात सैनिकों को दे दिए गए। अग्रिम चोटियों तक राशन की भरपूर खेप पहुंचा दी गई है। बोफोर्स तोप सहित एलएसी पर बड़ी आर्टिलरी गन तैनात कर दी गई हैं। अग्रिम चोटियों पर हीटर कैरो नाम के हीटर लगाए गए हैं जो सैनिकों को गर्म रखेंगे। अग्रिम चौकियों तक ईंधन पहुंचाया गया है जिससे खाना बनेगा। गश्त लगाने वाली गाड़ियां और हीटर वगैरह चलते रहेंगे। ज्यादा बर्फबारी में होने वाले एवलांच से बचने के लिए रेस्क्यू टीम तैनात की जा चुकी है। इसके अलावा मशीनों में आने वाली खराबी को सुधारने के लिए मेंटेनेंस टीम अग्रिम चौकियों पर तैनात की जा चुकी है। एलएसी पर आने वाले दिनों में -30 से -50 डिग्री तक पारा गिर सकता है। उस बेरहम मौसम से सैनिकों को बचाने का खास इंतजाम किया गया है।
ठंड से बचाने का काम करेंगे ये खास टेंट। खास तरह के ये टेंट कई आकार के हैं। इनमें 2 से लेकर 10 तक जवान एक साथ रह सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, बैकग्राउंड में विभिन्न प्रकार के टेंट लगे हुए हैं, जैसे कि स्मॉल टेंट, लार्ज टेंट, मीडियम एंड टेंट हाई ऑल्टीट्यूड। हमारे टेंटों में हीटिंग अप्लायंसेस की सुविधा मौजूद है। इन सुविधाओं के अलावा हमारे जवानों को कैरो हीटर्स, जो कि हजारों की तादाद में जो भी हमारे जवान आगे डिप्लॉयड हैं, उनको इशू किए जा चुके हैं। ये हाई क्वालिटी के टेंट हाई ऑल्टीट्यूड यानी बेहद ऊंचे इलाके में आजमाए हुए हैं और फॉरवर्ड पोस्ट पर तैनात सैनिकों के लिए पेंगोंग झील पर भेजे जा चुके हैं। इनके साथ ही टेंट को गर्म रखने के लिए कैरो हीटर भी तैनात कर दिए गए हैं। देख सकते हैं कि एक टेंट है, इसको विशेष तौर पर बनाया गया है हाई ऑल्टीट्यूड के लिए, लेकिन इसका तापमान जो है वो ये -20 तक जो है ये टेम्परेचर झेल सकता है। साथ ही इसमें कम से कम 7 से 8 लोग आसानी से रह सकते हैं। ये कैरो हीटर है जो कि गर्मी देता है। चारों तरफ से जो है ये 2 अलग अलग लेयर्स की बनी हुई है। ये इन सब के साथ साथ जवानों को बर्फ में रहने, चलने और पहाड़ों पर चढ़ने के लिए खास साजो सामान, जिसे एक्सट्रीम कोल्ड क्लाइमेट क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट कहा जाता है, वो भी दिए जा चुके हैं। स्पेशल क्लोथिंग एंड माउंटेनियरिंग इक्विपमेंट को 2 भागों में बांटा गया है। कैटेगरी 1 में पर्सनल क्लोथिंग 21 आइटम जो हर जवान को इशू किए जाते हैं। आज की डेट में जो भी जवान आगे डिप्लॉयड हैं, हर एक को स्पेशल क्लोथिंग दिया जा चुका है। कैटेगरी 2 में अवलांच रेस्क्यू इक्विपमेंट, जो आप मेरे पीछे देख सकते हैं, लाइक हैपो बैग, कैराबिनर्स एंड ऑब्स्टेकल क्रॉसिंग इक्विपमेंट आता है। खास बात यह है कि सिर्फ इन साजो सामान के सहारे ही इंसान उस बीहड़ में जिंदा नहीं रह सकता। कुदरत पल पल हौसले की कड़ी परीक्षा लेती है। जवानों को कई तरह की बीमारियों का खतरा रहता है, लेकिन भारत के जवान कई साल से ऐसे मौसम में जीने के अभ्यस्त हो चुके हैं, तो उनके लिए यहाँ रहना उतना मुश्किल नहीं होगा जितना चीन के जवानों के लिए। खाली पेट कोई जंग नहीं लड़ी जा सकती और जंग लड़ने के लिए बंदोबस्त पूरा हो चुका है। लेह के सैन्य अड्डे के गोदाम राशन से भर दिए गए हैं। इनमें हाई न्यूट्रिशन फूड यानी बेरहम मौसम में भी सैनिकों को जरूरी पोषण देने वाला खाना भर दिया गया है। यहाँ से राशन को ट्रकों में लादकर पेंगोंग के उस इलाके में पहुँचाया जा रहा है जहाँ पर चीन की सेना के सामने हमारे जवान डटे हुए हैं। आला दर्जे का राशन प्रोक्योर करते हैं ताकि जो जवान मुश्किल टेरेन में हाई एल्टीट्यूड एरिया में डिप्लॉयड हैं, उनको हाई न्यूट्रिशन राशन, हाई कैलोरीफिक राशन इशू किया जा सके। मैं आपको यह भी बताना चाहूंगा कि इस राशन का स्केल हर सिपाही के लिए बराबर है, चाहे उसने कोई भी रैंक पहना हो। खाने और रहने के शानदार बंदोबस्त के बाद चीनी मिट्टी से बनी सेना को जवाब देने के लिए भी पूरी व्यवस्था कर ली गई है। बोफोर्स को अग्रिम चौकियों पर तैनात सैनिकों की मदद के लिए तैनात कर दिया गया है और रखरखाव के लिए टीमें भी तैनात कर दी गई हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है उसमें लगने वाले स्पेयर्स और कंपोनेंट्स। टेक्निकल स्टोर्स ग्रुप का काम होता है कि रिपेयर टेक्नीशियंस को एक फायरिंग पिन से लेकर के एक टैंक के इंजन असेंबली तक जिस भी चीज़ की ज़रूरत हो, हम उन्हें वो अवेलेबल करवाएं। जो गाड़ी आप मेरे पीछे देख रहे हैं, ये एक मोबाइल स्पेयर्स बिन लॉरी है, जिससे हम मोबाइल फॉरवर्ड रिपेयर टीम्स तक स्पेयर्स, कंपोनेंट्स और असेंबलीज पहुंचाते हैं। बोफोर्स तोप करगिल में पाकिस्तान के घुसपैठियों की रीढ़ तोड़ चुकी है और अब इसका मुंह चीन की ओर मोड़ दिया गया है। इतने दुर्गम इलाके में सबसे बड़ी आशंका होती है दुर्घटना की और उससे चोटिल होने वाले जवानों के राहत बचाव की। भारतीय सेना की हेलीकॉप्टर यूनिट ने राहत बचाव की भी पूरी तैयारी कर ली है। आर्मी एविएशन के ये हेलीकॉप्टर हर उस चुनौतीपूर्ण स्थिति में अपने आप को साबित करते हैं कि ये जो है बेहतर पायलट हैं, क्योंकि ये एक ऐसा एयरक्राफ्ट है जो कि कहीं भी आसानी से उतारा जा सकता है। साथ ही कैजुअलिटी इवैक्यूएशन यानी कि अगर
कोई घायल हो जाता है और उनको लेके आना होता है उस सब जगह से, तो इन्हीं हेलीकॉप्टर के जरिए लाया जाता है। ऐसे हालात के हिसाब से नेटफ्लिक्स की मशहूर सीरीज गेम ऑफ थ्रोन्स में एक डायलॉग जो शी जिनपिंग और उनकी सेना पर सटीक बैठता है, और उसमें कहा गया है कि विंटर इज कमिंग एंड मिस्टर जॉन स्नो यू नो नथिंग, यानी भारतीय सेना जानती है कि सर्दियों के साथ कौन सी आफत आने वाली है, लेकिन चीन को भनक तक नहीं है। चीन एक तरफ भारत की सीमा और दक्षिण चीन सागर में जंग की हुंकार भर रहा है, तो दूसरी ओर चीन की कंपनियां कारोबार की आड़ में जासूसी करने में जुटी हैं। चीन की चेनहुआ डेटा इंफॉर्मेशन कंपनी की करतूतों से दुनिया हैरान है। 3 दिन पहले यह खबर आई थी कि भारत में प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति समेत 10,000 लोगों की निजी जानकारियां चीन भेजी जा रही थी। अब खबर है कि चीन की सरकार सिर्फ बड़ी हस्तियों की जासूसी नहीं कर रही थी, उसकी नजर भारत के भगोड़ों पर भी थी। विजय माल्या, नीरव मोदी जैसे भगोड़े चीन के रडार पर थे। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादी दाऊद इब्राहिम भी चीन की नजर में था। भारत के अपराधियों की जानकारियां जुटाकर चीन क्या हासिल करना चाहता था, इसको समझने की कोशिश दुनिया भर के एक्सपर्ट कर रहे हैं। द ऑस्ट्रेलियन फाइनेंशियल रिव्यू के खोजी पत्रकार एंगस ग्रिग का दावा है कि चीन अपनी कंपनियों के जरिए भारत और दूसरे देशों के करीब 25 लाख लोगों का डेटाबेस तैयार कर रहा था। इसे ओवरसीज की इंडिविजुअल्स डेटाबेस कहा जाता है, जिसका इस्तेमाल खुफिया एजेंसियां करती हैं। चीन जितने बड़े पैमाने पर लोगों की निजी जानकारियां जुटा रहा था, उससे साफ हुआ कि उसकी नजर ऐसे हर आदमी पर थी जो दूसरे देश में चीन का हमदर्द या फिर अपने देश और वहां की सरकार का दुश्मन। यह लिस्ट चीन की खुफिया एजेंसी के एजेंटों को देकर ऐसे लोगों को चीन के शीशे में उतारने की कोशिश हो रही थी। यह आशंका भी है। जानकार मानते हैं कि लोगों की निजी जानकारी का इस्तेमाल उनको ब्लैकमेल करने, हनी ट्रैप में फंसाने, हिंसा भड़काने, राजनीतिक साजिश रचने में भी किया जा सकता है। रणनीति की भाषा में कहें तो चीन इसके जरिए भारत, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, जापान और दूसरे देशों में प्रॉक्सी वॉर यानी छद्म युद्ध और साइकोलॉजिकल वॉरफेयर यानी मनोवैज्ञानिक युद्ध के लिए युद्ध करना चाहता था। यह नए जमाने का युद्ध है जिसे हथियारों के बिना लड़ा जाता है, इसलिए इसे चीन का हाइब्रिड वॉरफेयर कहा जा रहा है। LAC से भारत के अंदर तक चीन जो हथकंडे आजमा रहा है वो चीन के सबसे मशहूर रणनीतिकार मास्टर सुन त्सू का ही फॉर्मूला है। करीब 2000 साल पहले अपनी किताब द आर्ट ऑफ वॉर में सुन त्सू ने लिखा था कि सबसे अच्छी रणनीति यही होती है कि दुश्मन को लड़े बिना ही हरा दिया जाए। इसके लिए दुश्मन को डराना और भ्रम में फंसाना जरूरी है। लद्दाख में चीन ये दोनों चाल एक साथ चल रहा है। चीन की सेना ने पहले आक्रामक रवैया दिखाकर डराने की कोशिश की। अब खबर है कि फिंगर 4 वाले इलाके में अचानक चीन की सेना पंजाबी गाने बजा रही है ताकि भारतीय सैनिकों को इस झांसे में रखा जा सके कि चीन की सेना का रवैया नर्म हो रहा है। बॉर्डर पर गोला बारूद, बंद कमरे में जासूसी, भारत के खिलाफ हर हथकंडा अपना रहा है चीन। चीन के जासूसी कांड पर नया पर्दाफाश। दुनिया के आधा दर्जन से ज्यादा देशों में चीन की जासूसी का पर्दाफाश होने के बाद अब चीन की इस घिनौनी करतूत से जैसे जैसे पर्दाफाश हो रहा है, इससे जुड़े नए नए सच भी सामने आ रहे हैं। चीन ने दूसरे देशों के मशहूर शख्सियतों की जिंदगी में ताक झांक करने की कोशिश की ही, लेकिन भारत को लेकर उसकी बौखलाहट इस कदर बढ़ चुकी है कि वो भारत के अपराधियों और तस्करों की भी जासूसी में जुटा हुआ है।
भारत के 10,000 लोगों की जासूसी कराने की चीन की घिनौनी करतूत का तो पहले ही पर्दाफाश हो चुका है। अब उन तमाम लोगों के नाम भी सामने आने लगे हैं जिनकी चीन जासूसी करवा रहा था। ये तमाम महत्वपूर्ण लोग हैं जिन पर चीन पैनी नजर रख रहा था। इन तमाम महत्वपूर्ण लोगों के साथ साथ चीन भारत के दुश्मनों और भारत के घोटालेबाजों पर भी नजर रख रहा था, जिसका सीधा मकसद समझ में आता है कि चीन इन्हें भारत के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहता था। चीन भारत के जिन 10,000 लोगों की जासूसी में जुटा था, उनके नाम जैसे जैसे सामने आ रहे हैं, चीन की साजिश और उसके मंसूबों से भी पर्दा उठता जा रहा है। चीन के जासूसी कांड में अब जिन नए नामों का पता चला है, वो बेहद हैरान करने वाले हैं। सबसे पहले आपको इस लिस्ट में शामिल कुछ बेहद चौंकाने वाले नाम दिखाते हैं। चीन के जासूसी कांड से जुड़े ताजे खुलासे के मुताबिक चीन दाऊद इब्राहिम जैसे आतंकी की भी जासूसी करा रहा था। इसके अलावा चीन आईपीएल के सट्टेबाज, ड्रग्स के तस्कर, सोने के तस्कर और चंदन के तस्करों पर भी नजर रखता है। यही नहीं, कश्मीर के आतंकी भी चीन की रडार पर हैं। यही नहीं, चीन भारत के घोटालेबाजों और भ्रष्टाचार के आरोपी की भी जासूसी कर रहा था। चीन ने अपनी जासूसी कंपनियों के जरिए भारत में रहने वाले हर उस शख्स का डेटा तैयार किया है जो अच्छी या बुरी वजह से अपनी पहचान रखता है। चीन के इस जासूसी कांड की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक 6,000 आर्थिक अपराधियों पर भी चीन की पैनी नजर थी। चीन की कंपनियां और सरकार इन लोगों पर आई रिपोर्ट के जरिए अपनी रणनीति तैयार करती थी और उसी के हिसाब से इन तमाम लोगों पर दबाव बनाकर, इन्फ्लुएंस कर अपनी रणनीति को कारगर करने की साजिश रच रही थी। चीन के जासूसी कांड की परतें खुलने से यह साफ हो जाता है कि उसने भारत में भ्रष्टाचार और आर्थिक अपराध के आरोपियों पर खासा ध्यान लगाए रखा है, क्योंकि इस लिस्ट के मुताबिक चीन ने ऐसे लोगों पर भी नजर बनाया है जिनका नाम दशकों पहले किसी घोटाले में आया था। इस लिस्ट में सबसे पहला नाम है सत्यम ग्रुप के पूर्व चेयरमैन और सत्यम घोटाले से जुड़े रामलिंगा राजू का। इसके बाद मनी लॉन्ड्रिंग मामले के आरोपी मधु कोड़ा और जमीन घोटाले के आरोपी एचडी कुमारास्वामी पर भी चीन की जासूस कंपनियां नजर बनाए हुए थी। हैरानी की बात यह है कि चीन सिर्फ बड़े नामों पर ही नजर नहीं बनाए हुए है, बल्कि वो बड़े बड़े घोटालों से जुड़े हर शख्स पर भी नजर बनाए हुए है। चीन की नजर पिछले 1 दशक के दौरान भारत में सामने आए कई घोटालों पर भी लगी हुई है। हैरानी की बात यह है कि चीन इन घोटालों से जुड़े छोटे से छोटे नामों की भी निगरानी कर रहा है।